गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बाल साधना ऑनलाइन क्लासेज में सभी बच्चों एवं अभिभावकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 4 के अंदर जो अगला जो टॉपिक हमारे पास वो पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स, यानी सारणिकों के गुणधर्म पढ़ेंगे हम। तो आपके पास सारणिक के जो गुणधर्म है वो हमारे पास 7-8 गुणधर्म है। उसका हमारे पास जो पहला पार्ट क्या कहता है, यदि किसी सारणी की पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में परस्पर विनिमय कर दिया जाए तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी जो सारणी का जो गुणधर्म है उसका फर्स्ट पार्ट आपके पास क्या कह रहा है कि यदि आपके पास कोई भी सारणिक है, उसकी पंक्तियों को किस में चेंज कर दूं मैं, स्तंभों में, और स्तंभों को किस में चेंज कर दूं मैं, पंक्तियों में, परस्पर विनिमय कर दिया जाए तो सारणिक के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। यानी आपके पास जो पहले वाली जो सारणिक का मान है वही हमारे पास दूसरी वाली सारणिक का मान होगा। जैसे हमारे पास यहाँ एक सारणिक लिया मैंने डेल्टा, सारणिक को हम किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा से। तो डेल्टा इक्वल टू 2 3 4 0 1 2 4 3 माइनस। अब इस सारणिक का मान निकालो आपके पास। तो मैं इस सारणिक का मान निकाल रहा हूँ, प्रथम पंक्ति से इसका मैं प्रसार कर रहा हूँ। तो 2 इंटू प्रथम पंक्ति 2, पंक्ति छोड़ दो, स्तंभ छोड़ दो, 2 को -1 से 2, 1 को तो -2 से गुणा किया तो -2, -3 दूनी 6, फिर माइनस का 3 ले रहे, 3 के संगत पंक्ति छोड़ दो और स्तंभ छोड़ दो, क्या बच गया 0 2 4 -2, 2 को 0 से गुणा किया तो 0, -4 दूनी 8, फिर प्लस का 4 ले रहे तो 4 के संगत पंक्ति छोड़ दो और स्तंभ छोड़ दो, किस किस को गुणा करेंगे, 0 को 3 से गुणा किया तो 0, और 4 को 1 से गुणा किया तो -4, -2 और -6 कितने होते हैं, -8, -8 को प्लस के 2 से गुणा किया तो -16, 0 -8 -8 और -8 -3 प्लस इसका मतलब 8 3 कितने होते हैं 24, फिर 0 -4 -4 गुणा +4 4 चौक 16 -16 माइनस के 32 प्लस का 24 इज इक्वल टू कितना है आपके पास, माइनस का 32 प्लस 24, 24 और 6 30 और 2 32, यानी माइनस का 8। तो डेल्टा की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, माइनस का 8। ओके, ये तो मैंने कोई भी सारणिक ली है। अब देखो इस सारणिक की पंक्तियों को किस में चेंज कर दो, स्तंभों में, और स्तंभों को किस में चेंज कर दो, पंक्तियों में। गुणधर्म के अकॉर्डिंग पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में परस्पर विनिमय कर दिया जाए तो पंक्तियों को स्तंभों में चेंज कर दो। तो देखो हमारे पास नई सारणिक बनी है 2 3 4 2 3 4, यानी पंक्ति को किसमें, स्तंभ, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में, तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ। ओके, अब इस सारणिक का मान निकालो कितना आता है। तो देखो प्रसार करो, प्रथम पंक्ति से प्रसार कर दो R1 के अनुदिश, तो 2, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, माइनस का 2 माइनस का 6 -0 0 के संगत पंक्ति संगत स्तंभ छोड़ दो, 3 को -2 से गुणा किया तो -6, माइनस का 4 3 12 प्लस का 4 के संगत पंक्ति और स्तंभ छोड़ दो, 2 को 3 से गुणा किया तो 6, माइनस का 4, -2 -6 माइनस के 8 दूनी कितने हो गए 16, माइनस का 16, और ये देखो बाहर 0 है तो पूरी वैल्यू क्या होगी 0, 6 में 4 गए तो 2, और 2 को 4 से गुणा किया तो प्लस का 8, -16 प्लस 8 कितना बच गया -8। तो देखो पहले वाली वैल्यू भी कितनी थी -8, अब वैल्यू कितनी है -8, तो डेल डैश की वैल्यू भी कितनी आई आपके पास -8। इसका मतलब क्या है, देखो डेल्टा की वैल्यू भी -8 है, डेल डैश की वैल्यू -8। इसका मतलब यह है यदि किसी सारणी की पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में परस्पर विनिमय कर दिया जाए तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी पहले वाली सारणी की जितनी वैल्यू आ रही है उतनी वैल्यू उसकी पंक्तियों को किस में चेंज कर दूं मैं, स्तंभों में करने के बाद उसका मान निकाले तो भी उसकी वैल्यू कितनी आती है -8। ओके, ये तो हमारे पास है गुणधर्म फर्स्ट। अब देखो गुणधर्म सेकंड, यदि किसी सारणी की किन्हीं 2 आसन्न पंक्तियों या स्तंभों का परस्पर विनिमय कर दिया जाए, या परस्पर विनिमय लिखो, विनिमय
कर दिया जाए तो सारणिक का चिन्ह बदल जाता है, परंतु संख्यात्मक मान वही रहता है। देखो यदि किसी सारणी की किन्हीं दो आसन पंक्ति हो, सिर्फ कितनी, दो, या तो उसकी क्या हो, दो पंक्ति हो, या फिर उसकी क्या हो, दो स्तंभ हो, परस्पर विनिमय कर दिया जाए तो सारणिक का चिन्ह तो बदल जाता है। जैसे यह -8 है तो फिर कितना आएगा, +8, परंतु संख्यात्मक मान वही रहता है। संख्यात्मक मान वही का मतलब 8 है तो 8, 10 है तो 10, 20 है तो 20। पहले पॉजिटिव है तो नेगेटिव आएगा, पहले नेगेटिव है तो पॉजिटिव आएगा। ओके, कब, जब दो पंक्तियों और स्तंभों को चेंज करने के बाद। इसमें क्या है, इसमें आपके पास ये है कि तीनों पंक्तियों को तीनों स्तंभों में और तीनों स्तंभों को तीनों पंक्तियों में, यानी पूरी पंक्तियों को और पूरे ही स्तंभों को चेंज करने के बाद सारणी का मान, सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और इसमें हमारे पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ कितनी पंक्ति हैं, दो, या फिर दो स्तंभ। जैसे आपके पास ये एग्जांपल है, डेल 3 4 -1 2 0 5 1 2 -3, इसका मान निकालो। तो इसका मान कैसे निकालेंगे, किसके अनुदिश प्रसार करते हैं, R1 के अनुदिश। तो R1 के अनुदिश प्रसार करो इसका, तो 3 × 3 ले रहे, 3 की संगत पंक्ति और स्तंभ छोड़ दो। 0 को 3 से गुणा किया तो 0, -2 को 5 से किया तो -10, फिर -4, संगत पंक्ति और संगत स्तंभ छोड़ दो। -3 को 2 से गुणा किया तो -6, फिर -5, फिर देखो माइनस का कितना है, 1, -1 है। इसके संगत पंक्ति और स्तंभ छोड़ दो, क्या बच गया, 2 को 2 से किया तो 4, -1 को 0 से किया तो 0। सॉल्व कर लो, 0 -10, -10 को 3 से गुणा किया तो -31, माइनस है -5, -11, और 11 को 4 से गुणा किया तो माइनस कैसे, -+11 चौके 44, 4 -0 4, 4 को 1 से गुणा किया तो -4। ओके, अब देखो 30 और 4 कितने होते हैं, 34, तो -34 प्लस के 44 बराबर कितना हुआ आपके पास, 34, तो माइनस के प्लस के कितने हैं, 44, तो 6, 40 और 4 44, तो 6 तो आपके पास ये और 4 ये, तो 6 4 10, तो किसका हुआ, प्लस का 10, यानी डेल्टा का मान कितना है हमारे पास, प्लस का 10। अब देखो इसके लिए हम किस किस को चेंज कर रहे हैं, R1 और R2 को, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, R1 ऑपरेशन R2। इसका मतलब है देखो ये दोनों तरफ तीर का चिन्ह होता है, R1 ऑपरेशन R2, इसको हम बोलते हैं ऑपरेशन या फिर संक्रिया। तो R1 ऑपरेशन R2 दोनों तरफ चिन्ह है, इसका तीर का चिन्ह दोनों तरफ है, तो इसका मतलब है R1 की जगह तो R2 लिख दो और R2 की जगह क्या लिख दो, R1। तो देखो R1 का मान कितना है, 3 4 -1, ये तो कहाँ लिख दो, R2 की जगह 3 4 -1, R2 की वैल्यू कितनी है 2 0 5, ये कहाँ लिख दो, R1 की जगह। ओके, और R3 क्या है, सेम टू सेम, ठीक है ना। तो R1 ऑपरेशन R2 का मतलब ये होता है कि इन दोनों को आपस में हम क्या करेंगे, चेंज, इसकी जगह R2 लिखो और R2 की जगह R1 लिखो। और आपके पास गुणधर्म भी क्या कहते हैं कि किसी सारणी के अंदर दो आसन पंक्ति या दो स्तंभों को परस्पर विनिमय कर दिया जाए, सिर्फ कितनी, 2 पंक्ति या फिर 2 स्तंभ। तो हमने किसको चेंज किया है, 2 पंक्तियों को चेंज किया है। कौन कौन सी पंक्ति को, R1 को और R2 को। ओके, तो देखो डेल डैश इक्वल टू 2 0 5 3 4 -1 1 2 -3। अब इसका मान निकालो, इसका मान कितना आना चाहिए, -10। देखो पहले +10 है तो कितना आना चाहिए, -10। चलो निकाल कर देखते हैं, प्रसार करो इसका, तो 2 संगत पंक्ति स्तंभ छोड़ दो, 4 तिया -12, फिर माइनस प्लस का 2, फिर 0 की संगत पंक्ति स्तंभ छोड़ दो तो माइनस का 9 और प्लस का 1, फिर प्लस का 5 के संगत पंक्ति स्तंभ छोड़ दो, 3 दूनी 6, माइनस का 4, -12 + 2 -10, 10 दूनी 20, माइनस का ये बाहर 0 तो पूरी वैल्यू क्या होगी 0, 6 में 4 गए तो 2 2 5 10, तो प्लस का 10, तो माइनस का 20 + 10 कितना आया, माइनस का 10। तो डेल डैश की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -10।
पहले कितना था +10, अब कितना है -10, यानी उस सारणी का संख्यात्मक मान तो वही रहता है, लेकिन जो उसका जो चिन्ह ना वो क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। कब? जब किसी सारणी की 2 पंक्ति या 2 स्तंभों को परस्पर विनिमय कर दिया जाए तब। ओके, नेक्स्ट हमारे पास गुणधर्म है 3 का। गुणधर्म नंबर 3 है, यदि किसी सारणी में कोई 2 पंक्तियां या 2 स्तंभ सर्वसम हो तो, सर्वसम का मतलब समान, तो सारणी का मान सदैव 0 होता है। ओके, देखो डेल बराबर 2 4 1 2 4 1 3 -2 0। यहाँ देखो जब यदि किसी सारणी में कोई 2 पंक्ति या 2 स्तंभ, यहाँ देखो R1 और R2 दोनों क्या है, सेम, इक्वल है ना। R1 की वैल्यू भी सेम है, R1 और R2 दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। इसका मतलब इस सारणी का मान क्या होगा, 0। किसके अकॉर्डिंग, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। प्रॉपर्टी कह रही है यदि किसी सारणी में 2 पंक्तियों या 2 स्तंभ है सर्वसम हो तो सारणी का मान सदैव 0 होता है। चलो निकाल कर देखते हैं, इसका मान निकालो, प्रसार करो इसका पहली पंक्ति के अकॉर्डिंग। तो 2 0 प्लस का 2 -4, इसको पंक्ति को छोड़ दो, स्तंभ को छोड़ दो, 2 को 0 से क्या, तो 0 माइनस का 3 प्लस का 1 माइनस का 4 और प्लस का कितना हुआ, माइनस का कितना हुआ 12। ठीक है, 0 और 2 2, 2 को 2 से क्या, तो 4 माइनस का 4 -3 कितने हो गए, प्लस के 12 प्लस -4 -12 16, 16 को 1 से गुणा किया तो माइनस का 16, 12 और 4 कितने होते हैं, 16 -16 और 16 -16 कितना होता है, 0। तो इसका मतलब डेल का मान कितना आया, 0। क्यों आया, चूंकि R1 = R2, यानी पंक्ति R1 और पंक्ति R2 दोनों आपस में क्या है, बराबर है। और जब आपके पास किसी भी सारणी के अंदर 2 पंक्ति या 2 स्तंभ बराबर होते हैं तो उस सारणी का मान कितना होता है, 0, प्रॉपर्टी 3 के अकॉर्डिंग। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है नंबर 4। यदि सारणी की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के प्रत्येक अवयव को अचर संख्या k से गुणा कर दिया जाए तो सारणिक में उस संख्या से गुणा हो जाता है। तो सारणिक भी है ना, उस संख्या से क्या हो जाती है, गुणा। कब, यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति मतलब एक पंक्ति या फिर एक स्तंभ के प्रत्येक अवयव को अचर संख्या k से गुणा कर दिया जाए तो सारणिक का जो पूरा जो मान होता है वो उस संख्या से क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखो, ये हमारे पास कोई सारणिक ले, डेल्टा = 2 3 1 3 2 4 0 1 2। ओके, अब देखो मैं इस सारणिक का जो मान निकालो और इस सारणी को मैंने किससे गुणा किया है, एक पंक्ति या एक स्तंभ को गुणा करना है। R1 ऑपरेशन टू R1, यानी R1 को किससे गुणा कर दिया, 2 से। R1 को किससे गुणा किया हमने, 2 से गुणा किया, तो R1 ऑपरेशन टू R1। तो ये आपके पास पहले तो इसकी वैल्यू निकालो, ठीक है, और फिर आपके पास इसको 2 से गुणा करो, दोनों वैल्यू हमारे पास क्या होती है, सेम होती है। जैसे यहाँ वैल्यू निकाली मैंने, इस सारणी की वैल्यू निकालो, 2 अंदर आपके पास कितना हुआ, 4 -4 माइनस के 3 3 दूनी 6 -0 प्लस का 1 3 -0, तो 4 में 4 गया तो 0, 0 को 2 से गया तो 0, माइनस का 3 और प्लस का 6 माइनस के 18 और प्लस का कितना हुआ बेटा 3, तो माइनस का 18 प्लस 3 कितना हुआ, माइनस का 15। तो डेल्टा की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, डेल्टा की वैल्यू कितनी आई, माइनस का 15। ओके, अब देखो डेल्टा की वैल्यू -15 है, तो आपके पास इसकी वैल्यू निकालो। अब देखो मैंने R1 को किससे गुणा किया है, 2 से, पंक्ति R1 को, R1 ऑपरेशन टू R1। यहाँ मैं R1 लिख रहा हूँ तो यहाँ भी R1 लिखूंगा, ये R2 लिख रहा हूँ तो R2, R3 लिख रहा हूँ तो R3, C1 है तो C1, C2 है तो C2, C3 है तो C3। ओके, R का मतलब होता है पंक्ति, रो, और C का मतलब होता है कोलन, मतलब स्तंभ। कोलन का मतलब होता है स्तंभ, रो का मतलब क्या होता है, पंक्ति। तो पंक्ति को हम डिनोट करते हैं R से और स्तंभ को हम किससे डिनोट करते हैं, C से। ओके, तो इस सारणी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, -15।
अब देखो मैं R1 को किससे गुणा कर रहा हूँ 2 से, तो इसको 2 से गुणा करो। कितना है आपके पास 2 से गुणा करने के बाद इसकी वैल्यू कितनी आई हमारे पास, इसकी वैल्यू आई 4, 3 दूनी 6, 2, 3 2 4, 0 1 2। सिर्फ और सिर्फ 2 को किससे गुणा करना है, R1 से गुणा करना है, सिर्फ R1 से। ओके, बस R2 और R3 क्या होगा सेम। अब इस सारणी की वैल्यू निकालो। इसका जो मान है ना, इसका मान हमारे पास कितना आएगा 30 आएगा, क्योंकि पहले कितना था इसका मान 15। अब इसको हमने किससे गुणा किया है 2 से, तो इसका मान कितना आएगा 30। यदि मैं इसका 3 से गुणा करूं तो इसका मान कितना है, फिर इसका मान कितना आएगा 15 3 कितने होते हैं 45। तो इसकी वैल्यू निकालो, चेक करो, प्रसार करो। तो 4 लिया मैंने, संगत पंक्ति स्तंभ को छोड़ दो, 2 दूनी 4 और माइनस का 4, फिर माइनस का 6, इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो। 3 को 2 से क्या तो 6 माइनस 0, फिर माइनस का 2, इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो। 3 को 1 से गुणा किया तो 3 माइनस 0, 4 माइनस 4 0, माइनस 6 6 कितने हुए आपके पास 36, किसके माइनस के, ठीक है ना। और फिर आपके पास कितना हुआ, 2 को 3 से गुणा किया तो माइनस का 6, ये प्लस का 2 है, क्योंकि यहाँ देखो आपके पास यहाँ क्या होता है प्लस फिर माइनस फिर प्लस। तो 4 प्लस का 6 माइनस का 2 किसका आएगा प्लस का। 2 को 3 से गुणा किया तो प्लस का 6। अब माइनस के 36 प्लस 6 कितना हुआ माइनस का 30। तो देखो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आई है माइनस का 30, इसकी वैल्यू हमारे पास आई है माइनस 30। तो इंप्लाइज डेल डैश की वैल्यू कितनी आई है इज इक्वल टू माइनस का 30, और इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, डेल्टा की वैल्यू हमारे पास कितनी है माइनस का 15। तो क्या कह रहा है आपके पास, यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति या किसी स्तंभ को एक अचर संख्या k से गुणा किया जाता है तो उस सारणी का मान उस संख्या के क्या होता है गुणनफल के बराबर। तो देखो यहाँ इसका मान आया -15, इसको मैंने किससे गुणा किया 2 से, एक पंक्ति को, तो इसका मान किससे गुणा हो गई -15 से। या तो इसका मान निकाल कर 2 से गुणा कर दो पूरी वैल्यू को, या फिर R1 को 2 से गुणा करो और फिर उसका मान निकाल लो, बात एक ही है, ठीक है ना। मैं यहाँ 3 लिखूंगा तो इसको 3 से गुणा कर दो, उत्तर आ जाएगा। या फिर आपके पास इसको पहले 3 से गुणा करो और फिर इस सारणी का मान निकाल लो, बात एक ही है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है नोट के अंदर हमारे पास 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट है किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ में यदि कोई संख्या उभयनिष्ठ हो तो उसे गुणनफल के रूप में सारणिक से बाहर ले सकते हैं। किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ में यदि कोई संख्या उभयनिष्ठ हो तो उसे गुणनफल के रूप में सारणिक से बाहर लिख सकते हैं। जैसे डेल्टा इक्वल टू है 2 4 6 3 1 0 2 -1 5 इंप्लाइज। अब इस सारणी के अंदर ऐसी कौन सी पंक्ति या स्तंभ है जिसके अंदर कुछ संख्या कॉमन आ रही है हमारे पास। तो यहाँ देखो पंक्ति R1 है, R1 में हमारे पास क्या कॉमन है 2, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे पंक्ति R1 से 2 उभयनिष्ठ लेने पर, यहाँ लिखना पड़ेगा आपको पंक्ति R1 से 2 उभयनिष्ठ लेने पर, यानी 2 को सारणिक से बाहर लिखने पर। तो यहाँ 2 को मैंने बाहर लिख दिया, अंदर क्या बचा, मैंने 2 कॉमन लिया है R1 से, तो अंदर क्या बचा 1, 4 से 2 कॉमन लिया तो 2, 6 से 2 कॉमन लिया तो 3, और R2 और R3 सेम टू सेम है। सिर्फ कॉमन किससे लिया मैंने R1 से, तो R1 में आपके पास परिवर्तन होना चाहिए। तो ये नोट का पहला पॉइंट, यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ में यदि कोई संख्या उभयनिष्ठ हो तो उसे गुणनफल के रूप में सारणिक से बाहर लिख सकते हैं। तो लिख दिया ना मैंने 2, क्योंकि इसके अंदर R1 में कॉमन कितना है 2, फिर R1 में 2 कॉमन है तो 1 2 3 बच गया। R2 और R3 क्या लिख दी मैंने सेम टू सेम। यही आपके पास R2 R3 C1 C2 C3 के ऊपर लागू होगी, यही कंडीशन कोई भी हो एनीवन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास अब पॉइंट है इसके विपरीत सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयवों को एक निश्चित संख्या से गुणा करने पर मान में परिवर्तन न होने के लिए पूरे सारणी को इस संख्या से भाग कर देते हैं। ओके, जैसे देखो आपके पास
क्या कह रहा है ये, यदि आपके पास कोई सारणिक है, उस सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयवों को एक निश्चित संख्या से गुणा करते हैं। जैसे हम आपके पास बीजगणित के अंदर आपने पढ़ा होगा, दोनों पक्षों में हम 4 जोड़ते हैं, ऊपर नीचे 3 से गुणा करते हैं, दोनों पक्षों में -3 घटाते हैं, करते हैं ना हमारे पास है। या फिर ऊपर नीचे हम भाग देते हैं, ऊपर 2 का भाग दिया तो नीचे 2 का भाग, ऊपर 2 से गुणा किया तो नीचे 2 से गुणा किया। वो क्यों करते हैं? क्योंकि उस समीकरण के अंदर हमारे पास क्या ना हो, कुछ परिवर्तन ना हो, इस कारण से हम ऊपर नीचे गुणा करते हैं, ऊपर नीचे भाग देते हैं, दोनों पक्षों में हम जोड़ते हैं, दोनों पक्षों में हम कुछ वैल्यू घटाते हैं। ओके, वही कंडीशन सारणी के ऊपर लगती है। इसके ऊपर सारणी की किसी एक पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयवों को किसी निश्चित संख्या से गुणा करते हैं, यानी कोई भी सारणी है उसकी या तो पंक्ति को या फिर स्तंभ को किसी निश्चित संख्या से गुणा करते हैं, तो उसके मान में परिवर्तन न होने के लिए, यानी उस सारणिक के मान में परिवर्तन न होने के लिए हम क्या करते हैं, सारणी को उसी संख्या से क्या करते हैं, भाग कर देते हैं। यानी अब उस सारणी के अंदर कुछ परिवर्तन नहीं होगा, यानी उसको हमने गुणा भी कर दिया और उस संख्या का उसके अंदर क्या दिया, हमने भाग भी दिया, यानी ऊपर और नीचे भाग दिया। ठीक है ना। तो 2 1 3 4 0 -1 -2 3 2। अब इस सारणी के अंदर हमने क्या किया है, R1 को तो किससे गुणा किया है, 2 से। देखो R1 को 2 से गुणा किया, 2 को 2 से गया तो 4, 1 को 2 से गया तो 2, 3 को 2 से गया तो 6। R1 को, पंक्ति R1 को हमने किससे गुणा किया है, 2 से, और 2 का ही हमने क्या दिया, भाग। देखो 1/2 भाग दिया हमने, ये समझ गए। यानी ऊपर नीचे किससे गुणा कर दिया, 2 से। पंक्ति R1 को 2 से गुणा कर दिया और 2 से क्या दिया, भाग। यदि पंक्ति R1 को 3 से गुणा करते हो तो 3 का भाग देंगे। यदि पंक्ति R2 को 5 से गुणा करते हो, किसको, R2 को 5 से गुणा करते हो तो 5 का ही हम क्या देंगे, भाग। जिस संख्या से गुणा कर रहे हो उसी संख्या का हम उसके अंदर क्या देते हैं, भाग। क्यों देते हैं? क्योंकि सारणी के मान में क्या नहीं होना चाहिए, कुछ भी परिवर्तन न होने के लिए ऐसा करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है 5वीं प्रॉपर्टी। क्या कह रही है 5वीं प्रॉपर्टी, यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव 2 राशियों या फिर 2 पदों, राशि या फिर पदों, पदों का योगफल हो तो सारणी को उसी कोटि के 2 सारणिकों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। देखो वापस, यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ का, यानी कोई पंक्ति या फिर कोई स्तंभ का प्रत्येक अवयव 2 राशियों या पदों का योगफल हो तो उस सारणी को उसी कोटि के, उसी कोटि का मतलब पहले वाली सारणी 2/2 है तो 2/2 की, 3/3 है तो 3/3 की, कोटि के 2 सारणिकों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यानी इसको हम कितने भागों में डिवाइड कर देंगे, उसको 2 भागों में डिवाइड कर देंगे। उस सारणी को कितने भागों में, 2। जैसे एग्जांपल, डेल्टा इक्वल टू A1 + अल्फा B1 C1 3/3 कोटि की, किस कोटि की है, 3/3। अब यहाँ देखो, इसकी पंक्ति और स्तंभ कितने पदों का योगफल है, 2। किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव 2 राशियों या 2 पदों का योगफल हो तो आपके पास देखो यहाँ स्तंभ C1 है, स्तंभ C1 कितने पदों का योगफल है, 2 पदों का योगफल, A1 + अल्फा, A2 + बीटा, A3 + गामा। तो इसको, सारणी को हम कितने भागों में डिवाइड करेंगे, इसको हमें 2 भागों में डिवाइड करेंगे और 2 भागों में इसको बांट दो। कैसे, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। ये तो ही पहली सारणी, यानी स्तंभ C1 में पहला अवयव लेंगे हम A1 A2 A3, A1 A2 A3, C2 और C3 को हम सेम टू सेम लिखेंगे, प्लस, बीच में यहाँ प्लस है तो प्लस, बीच में यहाँ माइनस होगा तो यहाँ क्या लिखेंगे हमें, माइनस। अब देखो, स्तंभ C1 का दूसरा अवयव लिखेंगे हम अल्फा बीटा गामा। क्यों? क्योंकि पहले हमने क्या लिया है, A1 A2 A3 तो हम पहले ले चुके, अब हमें क्या लेना है, अल्फा बीटा गामा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, अल्फा बीटा गामा। C2 को और C3 को सेम टू सेम। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो स्तंभ C1 है वो ही कितने पदों का योगफल है, 2 पदों का योगफल। स्तंभ C2 और C3 हमारे पास कितने पदों का योगफल है, 1। तो इसके अंदर एक ही पद है, तो ये तो दोनों के अंदर सेम टू सेम आएंगे। सिर्फ चेंज किसको करना है, C1 और C1। ओके, पहले के लिए A1 A2 A3, दूसरी के लिए अल्फा बीटा गामा।
तो ये आपके पास हो गया, किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव दो राशियों या दो पदों का योगफल हो तो सारणी को उसी कोटि के दो सारणिकों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये 3/3 कोटि है, तो ये भी कितनी है 3/3 कोटि, ये भी कितनी है 3/3 कोटि, यानी कोटि दोनों की क्या है सेम। ओके, कोई डाउट? नेक्स्ट आपके पास प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 6। यदि सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों में दूसरी पंक्तियों या स्तंभ के संगत अवयवों के सम अपवर्त्य जोड़ या घटा दिए जाए तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी यदि किसी सारणी में किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों में, कोई भी सारणी है उसकी एक पंक्ति या एक स्तंभ के अवयवों में दूसरी पंक्ति या स्तंभों के संगत अवयवों के सम अपवर्त्य जोड़ दें या फिर घटा दिए जाए तो सारणी के मान में परिवर्तन नहीं होता है। यानी आपके पास जो पहले वाली सारणी का मान 5 आ रहा है और उसको हमने कोई भी पंक्ति को कोई दूसरी पंक्ति में जोड़ दिया, घटा दिया, गुणा कर दिया तो उसका मान भी कितना आएगा 5 आएगा। जैसे मेरे पास ये एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में देखो पहले मैं डेल्टा की वैल्यू निकाल रहा हूँ, इसकी कितनी वैल्यू आएगी इसकी, प्रसार करो 2 × -1 माइनस के 4 दूनी 8 माइनस का 3 0 माइनस का 6 फिर प्लस का 4 0 माइनस का 3 -8 माइनस ये कितना हुआ माइनस का 9 माइनस 9 को 2 से गुणा किया तो माइनस के 18, फिर देखो माइनस का 6 माइनस के 3 कितना हुआ प्लस का 18, उसके बाद है 0 -3 और -3 को 4 से गुणा किया तो माइनस का 12, 18 कैंसिल हो गया, कितना आया आपके पास माइनस के 12। तो डेल्टा की वैल्यू कितनी है हमारे पास माइनस के 12। अब देखो इस सारणिक में मैं क्या चेंज कर रहा हूँ, R1 ऑपरेशन R1 + 2R2, यानी R1 में मैं क्या जोड़ रहा हूँ R2 को 2 से गुणा कर दो और R1 में क्या कर दो जोड़ दो। यहाँ मैं R1 लिख रहा हूँ तो ये R1, ये R2 तो R2, R3 तो R3, C1 C1 C2 C2 C3 C3। उसके बाद आगे कुछ भी जोड़ सकते हो, कुछ भी घटा सकते हो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ओके, हम आगे 4.2 एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपके पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग या हम आगे कुछ भी लिख सकते हैं, घटा भी सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं, किसी पंक्ति स्तंभ को हम गुणा भी कर सकते हैं, वो हम करेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। मेन बात ये है यदि यहाँ R1 लिख रहे हो तो यहाँ R1 आएगा, यहाँ R2 लिख रहे हो तो यहाँ R2 आएगा, ये आपको याद रखना है। ओके, तो R1 ऑपरेशन R1 + 2R2, तो देखो ऑपरेशन किसमें है R1 में, तो इसका मतलब R2 और R3 क्या होगा सेम टू सेम। देखो 0 1 2 3 4 -1, R2 और R3 सेम टू सेम रहेगा, सिर्फ चेंज किसको करना है R1 को। तो देखो R1 में R2 को 2 से गुणा करो, R2 को 2 से गुणा, 0 को 2 से गुणा किया तो 2, याद रखो R1 का मान कितना है 2 प्लस R2 का मान कितना है 0, तो 0 × 2 कितना आया 2, तो यहाँ 2 लिख दिया। फिर वापस दूसरा भी लो 3 प्लस R2 को किससे गुणा करना है 2 से, तो 1 को 2 से गुणा कर दो, 2 को 1 से क्या तो 2 और 2 और 3 5, तो 5 लिख दिया। फिर R1 का मान कितना है 4, R1 की वैल्यू कितनी है 4, फिर प्लस 2R2 किससे गुणा करना है 2 से, तो 2 × 2 2 दूनी 4 4 और 4 8, तो मैंने कितना लिखा 8। ओके, तो R1 ऑपरेशन R1 + 2R2 यानी 2 5 8 और R2 और R3 सेम टू सेम। अब इसकी वैल्यू निकालो, इसकी वैल्यू भी कितनी आनी चाहिए हमारे पास -12। देखो प्रसार करो पहली पंक्ति के अकॉर्डिंग, 2 पंक्ति को छोड़ दो, स्तंभ को छोड़ दो, -1 -8, ठीक है, -5 0 -6 प्लस का 8 0 -3 -8 -1 9 9 दूनी 18 माइनस और माइनस कितना हुआ प्लस, 6 पंजी 30 और माइनस का कितना हुआ हमारे पास 8 3 24। ओके, अब आपके पास यहाँ देखो 24 और आपके पास 18 कितने होते हैं, 24 और 18 कितने हो गए -24 और -18, इसका मतलब 24 और 10 कितने हो गए 34 और 34 जो 8 है आपके पास 34 और 8 कितने हो गए -44, 34
और 8 माइनस का 42 और प्लस का 30। अब माइनस 42 प्लस 30 कितना हुआ, माइनस के बार, तो वैल्यू डेल डैश की वैल्यू कितनी आई है, माइनस का 12। इसका मतलब क्या है, देखो डेल का मान -12, डेल डैश का मान -12। इसका मतलब हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है, यदि सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों में दूसरी पंक्ति या स्तंभों के संगत अवयव में सम अपवर्ती जोड़ या घटा दिए जाएं तो सारणी के मान में परिवर्तन नहीं होता है। तो ये हमने क्या किया है कि R1 में R2 को 2 से गुणा करके क्या कर दिया, हमने जोड़ दिया। मैं इसको घटा भी सकता हूँ, ठीक है ना। इसके अंदर मैं R3 भी जोड़ सकता हूँ, R3 को किसी संख्या से गुणा भी कर सकता हूँ, तो भी हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी इसकी, माइनस का 12। ओके, ये हमारे पास है प्रॉपर्टी नंबर 6। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।